जय हिंद। वेलकम टू द शाही क्लासरूम। मैं मनीष सेवटा। बच्चों, हम केटीजे थर्मोडाइंस पढ़ रहे थे और अभी तक हमने उसके 10 लेक्चर कंप्लीट कर लिए। आज हम थर्मोडाइंस का लास्ट लेक्चर करेंगे, दैट इज लेक्चर नंबर 11। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने बात की थी हीट इंजन की और रेफ्रिजरेटर की, और आज हम उसी बेस पहले सवाल करेंगे और फिर कुछ कुछ सवाल मिक्स कर लेंगे ना। आज हम सवाल ही करने वाले हैं इस लेक्चर के अंदर, ताकि हमारी थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी और सारे कंसेप्ट एक बार क्विक रिवाइज हो जाएंगे। तो सबसे पहला सवाल आपके पास में हीट इंजन का सवाल है। एक बार आप देखिए इस सवाल को अटेम्प्ट करके क्या जवाब आ रहा है, फिर अपने इसको सोल्व करेंगे। हाँ बच्चों, क्या हुआ आपके पास? सवाल थोड़ा देख लेते हैं। बोला कार्नोट इंजन है और 1000 किलो कैलोरी हीट ले रहा है। तो यहाँ पे सोर्स मान लिया ना, और सोर्स से यहाँ पे आपने बोलते दिस इज कार्नोट इंजन। तो कार्नोट इंजन क्या कर रहा है भाई साहब? सोर्स से कुछ हीट ले रहा है, हीट की वैल्यू है 1000 किलो कैलोरी। बहुत अच्छी खासी हीट ले रहा है और टेम्परेचर गिवन है कितना है? 827 डिग्री सेल्सियस। पर हमें डिग्री में नहीं चाहिए, हमें केल्विन में चाहिए सब टेम्परेचर। तो मैंने देखा टेम्परेचर ऑफ सोर्स कितना है आपके पास में, दैट इज 273 प्लस 827। तो कितना आ गया बच्चों यहाँ आपके पास में? दिस इज 1100 केल्विन। सही। अगर आप बात करेंगे टेम्परेचर ऑफ सिंक, तो टेम्परेचर ऑफ सिंक कितना है? 273 प्लस 27 डिग्री सेल्सियस फेवरेट टेम्परेचर, दैट इज 300। तो यहाँ पे समझ में आ गया कि यहाँ से कुछ हीट लेगा, यहाँ पे कुछ देगा और कुछ यहाँ पे वर्क निकाल के देगा आपको ना। ये सिंक हो गया, और सिंक का टेम्परेचर गिवन है 300 केल्विन, और इसका टेम्परेचर गिवन है आपको दैट इज 1100 केल्विन। अब आपसे क्या बोला गया? सबसे पहले सवाल में क्या पूछा? हाउ मच वर्क डज इट परफॉर्म। तो ये हीट Q1 है, जिसको कुछ Q2 मान लीजिए। तो आपको पता है ये Q1 बोल दीजिए, दैट इज Q1 बाई Q2। टेम्परेचर डायरेक्टली इक्वल आता है, जिसको T1 बोल दीजिए, इसको T2 बोल दीजिए, दैट इज इक्वल टू T1 बाई T2। ऐसा कर सकते हैं। तो यहाँ से आपके पास में Q2 आ जाएगा, Q2 आ जाएगा, Q2 की वैल्यू निकालते हैं। तो Q1 की वैल्यू गिवन है 1000 किलो कैलोरी में लिख लेते हैं ना, किलो कैलोरी इज इक्वल टू T1। T1 की वैल्यू क्या बच्चों? दैट इज 1100 डिवाइड बाई Q2 हमें निकालना है, और T2 की वैल्यू कितनी है? 300। तो इसने इसको उड़ा दिया। तो यहाँ पे अगर आप Q2 देख रहे हैं तो Q2 आपके पास में आ गया 3000 डिवाइड बाई 11 किलो कैलोरी। इतना आ गया 3000 डिवाइड बाई 11 किलो कैलोरी। ये आ रहा है बच्चों ये एक्सप्रेशन। अच्छा, अगर इतना आ रहा है आपके पास में, अब हमें क्या पूछा? हमें वर्क पूछा। तो वर्क क्या होगा आपके पास में? वर्क होगा दैट इज Q1 माइनस Q2। तो Q1 माइनस Q2 अगर हम करेंगे, दिस इज 1000 माइनस 3000 बाई 11 किलो कैलोरी। ये वर्क आ गया। थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। तो कितना बन गया? 11,000। तो यहाँ बन गया 9,000, 8,000 सॉरी ना, 8,000 डिवाइड बाई 11 किलो कैलोरी। ये आपके पास है बच्चों वर्क डन है, कितना जो इसने वर्क किया। एफिशिएंसी पूछ ली। अब एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे? एफिशिएंसी होता है आपके पास में वर्क डन डिवाइड बाय हीट सप्लाइड। तो वर्क डन कितना है आपके पास? डिवाइड बाय Q1 लिख दिया। तो वर्क डन है 8000 बाई 11, और हीट सप्लाई आपके पास में है 1000 किलो कैलोरी। तो ये यहाँ पे 3 जीरो आपके पास साफ हो गया। तो एफिशिएंसी आ गई 8 बाई 11। ये फ्रैक्शन है, अगर परसेंटेज में चाहिए तो क्या करेंगे? मल्टीप्लाई 100। तो कितना बन गया? 800 डिवाइड बाई 11%। ये इतनी आपके पास में एफिशिएंसी है।
क्लियर, इसको सॉल्व कर लीजिए, आपको जवाब मिल जाएगा। तो सवाल आसान रहता है, मैंने पहले बताया, इसके डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड सवाल आते हैं, और बहुत आसानी से आप इन्हें कर पाएंगे। क्लियर, ठीक। बच्चों सवाल आपके सामने है, रेफ्रिजरेटर का सवाल है, एक बार आप सवाल देख लीजिए, सवाल में क्या पूछा है, फिर अपने इसको सॉल्व करेंगे। एक बार आप पढ़ लीजिए, फिर मैं बताता हूँ सवाल में। सवाल में लिखा हुआ है, इन ए रेफ्रिजरेटर हीट फ्रॉम इनसाइड ए 277 Kelvin is transferred to a room at 300 Kelvin. How many joules of heat shall be delivered to the room for each joule of electrical energy consumed ideally? करके बताइए। बच्चों थोड़ा देखें, तो यहाँ पे मान लीजिए कि ये रेफ्रिजरेटर है आपके पास में ना, और इधर ऐसे कुछ सोर्स मान लिया, और यहाँ पे ऐसे कुछ सिंक है, ठीक। अब देखिए रेफ्रिजरेटर कैसे काम करता है, सिंक से हीट लेता है, कुछ Q2 हीट ली, और सोर्स को यहाँ पे कुछ Q1 हीट देता है, और इसके लिए कुछ वर्क करना पड़ता है। ये एक्सप्रेशन है आपके पास में, ठीक है। सोर्स का टेम्परेचर गिवन है आपको, दैट इज 300 केल्विन, आपने मेंशन कर दिया। ध्यान रखेंगे यहाँ पे टेम्परेचर हमेशा केल्विन में पुट करेंगे, आपके डायरेक्टली केल्विन में पुट है, ठीक है। कई बार क्या थीटा में रहता है तो आपको पहले केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और सिंक का टेम्परेचर है 277 केल्विन, और यहाँ से इसने बोला गया कि हाउ मेनी जूल्स ऑफ हीट शैल बी डिलीवर्ड टू द रूम। यहाँ पे इसकी वैल्यू पूछे ना, यहाँ पे ये रूम है, क्या पूछा है देखो, हाउ मेनी जूल्स ऑफ हीट शैल बी डिलीवर्ड टू द रूम। रूम क्या है, यहाँ बोला गया कि हीट इनसाइड एट ट्रांसफर टू द रूम, मतलब जिसका टेम्परेचर 300 केल्विन है वो रूम है, तो यहाँ पे इसको रूम बोला गया है, तो रूम को कितनी हीट देगा ये उसने पूछा है। अगर ये 1 जूल ऑफ हीट को कंज्यूम करे, वर्क आपको गिवन है, वर्क कितना है 1 जूल, ये बोला गया ना। फॉर ईच जूल ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मतलब हमने वर्क कितना दिया है 1 जूल वर्क दिया। अभी ये सवाल बन गया आपके पास, थोड़ा देखते हैं तो कैसे करेंगे। तो या तो इसको ऐसे कर लीजिए आप, आपको पता है दैट इज एफिशिएंसी जो आपके पास में रहता है, या फिर जो कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस जो आपके पास में रहता है वो कितना रहता है आपके पास में, वर्क डन डिवाइड बाय Q2 डिवाइड बाय वर्क डन, ऐसा एक्सप्रेशन रहता है, ठीक। ठीक है जी, अब हम क्या करें, इस Q2 को कैसे लिखते हैं हम, Q2 को लिख देते हैं, वर्क डन आपके पास में बन जाएगा, वर्क डन विल बिकम Q1 माइनस Q2, ये वर्क डन हो गया आपके पास में, और यहाँ पे टर्म क्या हो गया Q2 हो गया, सही है, तो सही। अच्छा, इसकी जो T2 की वैल्यू आपको गिवन है, मतलब जो Q2 है इसको T2 से रिप्लेस कर सकते थे, यहाँ पे 300 आ गया आपके पास में, नहीं जैसे 277 नीचे 300 माइनस 277, देखिए इसमें कोई दिक्कत है क्या, टेम्परेचर लिखा है यहाँ पे, मतलब इसको T2 डिवाइड बाई T1 माइनस T2 लिखा जा सकता है ना, वही हमने किया, तो ये बन गया 277 डिवाइड बाई ये एक्सप्रेशन कितना आ गया आपके पास, दिस इज बिकम 23। तो अगर आप देखेंगे Q2 बाई W की वैल्यू आई आपके पास में 277 डिवाइड बाई 23, W की वैल्यू सवाल में गिवन है 1 जूल, तो Q2 की वैल्यू कितनी आएगी, Q2 की वैल्यू होगी 277 डिवाइड बाई 23, ये अप्रोक्सीमेटली 12 जूल के आसपास आएगा,
अप्रोक्सीमेटली कितना है यहाँ पे 12 जूल। अब ये Q2 आया, हमें Q2 नहीं पूछा है, हमसे क्या पूछा है, Q1 पूछा है। तो हम क्या लिखेंगे, Q2 क्या होगा, आपके पास ये इक्वेशन तो पता है, Q1 इज इक्वल टू W प्लस Q2। ठीक, तो Q2 की वैल्यू पता है, W की वैल्यू 1 है, Q2 की वैल्यू 12, टोटल कितना है 13 जूल। तो आपका जवाब जो है 13 जूल। आप कोई और अप्रोच से भी कर सकते थे, आप डायरेक्टली इनका रेशियो बोल सकते थे, दैट इज एक और मेथड ऐसे भी हो सकता है, कोई भी तरीके से फर्क नहीं पड़ेगा। टेम्परेचर T2 डिवाइड बाई T1 इज इक्वल टू Q2 डिवाइड बाई Q1। एक एक्सप्रेशन आपने ये नोट कर लिया, दूसरा आपने ये लिया दैट इज Q1 प्लस Q2, Q1 प्लस W, इट इज Q2 प्लस W इज इक्वल टू Q1। इसे भी सोल्व हो जाएगा, यहाँ पे इसका रेशियो मिल जाएगा, यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए Q1 की, तो उससे मिल जाएगा, दोनों एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ रही है बात। तो बच्चों जो भी मैंने पहले ही बोला था जब चैप्टर पढ़ा रहा था कि जो हीट इंजन और रेफ्रिजरेटर के सवाल है वो डायरेक्टली फॉर्मूला बेस आएंगे, अगर आपको बेसिक बातें पता है तो आप इजीली उनको हिट कर पाएंगे। क्लियर। बच्चों रेफ्रिजरेटर का आपको एक और सवाल गिवन है और इसमें एक टर्म यूज है लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। जिसे लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, इसका मतलब क्या है कि 1 ग्राम वाटर को 1 ग्राम वाटर को 1 ग्राम आइस में कन्वर्ट करने के लिए जो हीट आपको लेनी पड़ेगी, तो कितनी हीट लेनी पड़ेगी, 80 कैलोरी हीट आपको लेनी पड़ेगी। 1 ग्राम पानी को 1 ग्राम आइस में कन्वर्ट करने के लिए 80 ग्राम हीट लेनी पड़ेगी। भाई अगर पानी से बर्फ बनाना है तो आपको हीट लेनी पड़ेगी ना। तो कैलोरीमेट्री में आपको बाद में और बेटर ढंग से समझ में भी आ जाएगा ये वाली बात। पर लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का बेसिक मतलब समझ लीजिए कि भाई साहब आपके पास में 1 ग्राम पानी है और उससे कितनी हीट लें ताकि वो बर्फ बन जाए, तो 80 कैलोरी लेनी पड़ेगी लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की 1 ग्राम को लिक्विड से सॉलिड में या फिर सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करवाने के लिए कितनी हीट की रिक्वायरमेंट होती है। क्लियर करके बताइए सब। हाँ बच्चों देखिए सवाल में बोला गया कि रेफ्रिजरेटर है, रेफ्रिजरेटर बना लीजिए, ठीक है। ये कहीं से ये सिंक हो गया आपके पास में और यहाँ पे ऐसे एक सोर्स हो गया, ये दो चीजें होती हैं यहाँ पे, दोनों बना दी। अब क्या बोल रहा है कि सिंक में 1 ग्राम पानी को, मतलब ये आइस बॉक्स हो गया ना, इससे 1 ग्राम पानी को 1 ग्राम बर्फ में कन्वर्ट करना, तो कितनी हीट लेनी पड़ेगी इसको कुछ 80 कैलोरी हीट लेनी पड़ेगी। वो सवाल में गिवन भी है 80 कैलोरी, ठीक। अब इसको 80 कैलोरी हीट लेनी पड़ेगी। अच्छा यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे से कुछ हीट देनी पड़ेगी, इसका नाम कुछ बोल दिया Q1, ठीक। और यहाँ पे ऐसे कुछ इसने वर्क कर दिया, W वर्क कर दिया, ठीक। अब हमें ये पूछा वैसे इस Q1 की वैल्यू कितनी है, वो सब चीजें पूछा, थोड़ा देखते हैं। इसका टेम्परेचर गिवन है आपको, यहाँ पे सिंक का टेम्परेचर कितना है 0 डिग्री सेल्सियस, मतलब कितना 273 केल्विन, क्योंकि गिवन है कि वहां से 0 डिग्री पे हीट लेना है उसको। और यहाँ पे जो टेम्परेचर गिवन है आपको दैट इज 300 केल्विन, ठीक। तो काफी हद तक तो बात बनी जाएगी आपकी। अब देखिए आप क्या लिखेंगे, दैट इज Q1 डिवाइड बाई Q2 इज इक्वल टू
T2 इसको T2 बोल देते हैं, इसको T1, दिस इज बिकम T1 डिवाइड बाई T2, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। Q2 की वैल्यू गिवन है तो Q1 कितना है आपके पास, Q1 है T1 डिवाइड बाई T2, T1 डिवाइड बाई T2 और मल्टीप्लाई Q2 दैट इज 80 कैलोरी। ये आपके पास जवाब हो गया, सीधा ही सवाल सॉल्व हुआ, कुछ करना ही नहीं था इसमें। तो कितना है बच्चों, दिस बिकम 24000 डिवाइड बाई 273। इसको अगर आप सोल्व करते हैं तो सोल्व करने पे ये जवाब कुछ आता है 87.91, तो ये आपके पास में जवाब हो जाएगा। देखिए सब सवाल सिंपल रहते हैं, अगर आप थोड़ा सा ढंग से सीधे से इसको पढ़े हैं तो आप सवालों में इसके फंसेंगे नहीं। बस अभी हम मिसलेनियस सवाल कर रहे हैं, मतलब बीच बीच में किसी किसी को उठा के सवाल थोड़े प्रैक्टिस करेंगे। इससे पहले वाला जो सवाल था उसमें एक वर्डन भी आपसे पूछा गया था, तो वो हमने यहाँ पे सोल्व नहीं किया। उसका एक्सप्रेशन जो आपके पास में आया वर्डन दैट इज 7.91 कैलोरी, वर्डन आएगा 7.91 कैलोरी, आप चेक कर लीजिएगा, आ जाएगा इजीली ना। तो बच्चों ये सवाल है आपके सामने, आप इसको अप्रोच करिए, टाइम लीजिएगा ना, कोई दिक्कत नहीं, आप जल्दबाजी मत करिएगा, आराम से आपका जब मन माने हाँ इसको ऐसे करेंगे तभी आप करिएगा, नहीं तो आप सोचते रहिए, कोई दिक्कत नहीं, उससे आप सीख लेंगे। करके बताइए क्या जवाब आएगा। हाँ भी हुआ। आइए थोड़ा देखते हैं सवाल को। सवाल में बोला गया कि व्हाट इज द हीट इनपुट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 2 मोल ऑफ हीलियम गैस फ्रॉम 0 डिग्री टू 100 डिग्री। मैंने बोला या तो आप फर्स्ट ऑफ थर्मोडाइनमिक्स लगाइए, आप या तो ये लिखिए Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस वर्क डन, आप दोनों चीजें अलग अलग निकालिए फिर प्रोसीड करिए। एक मेथड तो ये हो सकता है, मेथड 1। मेथड 2 आपको पता है सर Q को ऐसे भी लिखा जा सकता है, दैट इज NC डेल्टा थीटा। अगर आपको प्रोसेस का सी पता है तो आप वहां से भी कर सकते हैं, ये मेथड 2 हो गया। क्लियर? अब कोई मेथड से कर लीजिए, जवाब मिल जाएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट वाले की, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो अगर आप एट कांस्टेंट वॉल्यूम की बात करेंगे तो ए पार्ट में सोल्व कर रहा हूं, तो क्यू लिखूंगा एन सी, सी वी क्या बनेगा डेल्टा टी, सी क्या बनेगा सी वी बन जाएगा आपके पास है, बिकॉज आप पता है वॉल्यूम कांस्टेंट होता है तो सी की जगह मोलार हीट कैपेसिटेड कांस्टेंट वॉल्यूम लिखा जाता है, किसके लिए, फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस। क्लियर? तो आपके पास में यहाँ पे क्या है, Q N की वैल्यू सवाल में गिवन है कितना 2, C की एक्सप्रेशन लिख दिया F/2R, CV है ना, ये CV होता है F/2R, और डेल्टा T चेंज इन टेम्परेचर कितना है 100 आ गया आपके पास में। अब F कितना होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम, कैसी गैस है, हीलियम गैस है, मतलब मोनोएटॉमिक गैस है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आता है मोनोएटॉमिक गैस का 3 आता है। तो Q कितना बन गया आपके पास, दैट इज 3R मल्टीप्लाई 100, तो कितना बन गया 300 आ गया। इतनी हीट आप देंगे बिकॉज पॉजिटिव आ गया, पॉजिटिव मतलब हीट इतनी आप सप्लाई करेंगे 300 आर। ये एक्सप्रेशन आया था, अभी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अभी हम बी वाले में चलते हैं। बी वाले में कैसा प्रोसेस है, कांस्टेंट प्रेशर का प्रोसेस है, तो आप लिखेंगे दैट इज Q इज इक्वल टू NCP डेल्टा T, किसके लिए, फॉर आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस। ठीक है जी, अगर आइसोबारिक प्रोसेस आप यहाँ पे लिख दीजिए Q NCP कितना आएगा आपके पास में,
Cp होता है Cv प्लस आर, Cp होता है Cv प्लस आर और यहाँ पे डेल्टा थीटा। अब Cv की वैल्यू तो पता है, Cv की वैल्यू है 3/2r, तो Cp कितना हो जाएगा 3/2r प्लस आर, तो ये Cp बन गया आपके पास में 5/2r। तो अब यहाँ पुट कर दीजिए, n की वैल्यू 2, इसकी वैल्यू 5/2r और चेंज इन टेम्परेचर कितना आ रहा है आपके पास में 100, यहाँ पे 100 लिख दीजिए, यहाँ पे साफ आ गया, तो Q कितना आ गया आपके पास 500r, मतलब और ये पॉजिटिव आ रहा है, मतलब इस वाले प्रोसेस में 500r एनर्जी आपको देनी पड़ेगी। क्लियर? अब देखिए, अब आपसे क्या पूछा, वर्क पूछ रहा है, तो वर्क के लिए आप कैसे करेंगे, फिर आप इस अप्रोच पे चले जाइए, वर्क तो यहीं पे मिलेगा आपको। तो सबसे पहले इसके लिए वर्क लिखा तो क्या लिखेंगे, Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस वर्क डन। ये कैसा प्रोसेस है, कांस्टेंट वॉल्यूम में वर्क डन कितना आता है, 0 आता है। तो आप बोलेंगे सर जी इसका जो सी पार्ट में अगर हम देखें, यहाँ पे करता हूँ सी पार्ट में, यहाँ पे करता हूँ, तो पहले में देखिए वर्क डन ए के अंदर कितना है आपके पास में 0 है, बी वाले में देखता हूँ कैसा प्रोसेस है आपके पास में, कांस्टेंट प्रेशर का प्रोसेस है, और अगर कांस्टेंट प्रेशर का प्रोसेस है तो वर्क डन कैसे लिखते हैं, वर्क डन का फॉर्मूला आपके पास में यहाँ पे आता है, दैट इज P डेल्टा V, P डेल्टा V, इसको लिखा जा सकता है NR डेल्टा T भी लिखा जा सकता है, ठीक। नंबर ऑफ मोल कितने हैं आपके पास में 2R, टेम्परेचर कितना हो गया 100, तो कितना आ गया 200R। तो इस वाले केस में आपने टोटल 500R एनर्जी दी, 200R तो यूज हो गया आपके पास में वर्क डन के अंदर, और 300R इंटरनल एनर्जी को चेंज करने में यूज हो गया। तो ये मैंने बेसिक वर्क डन निकाला है, आप चाहे तो फर्स्ट ऑफ थर्मोडाइज से भी कर सकते थे, बिकॉज Q पता है, डेल्टा U पता है, वहां से ही प्रोसीड कर सकते थे। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो एक सवाल करने कई तरीके हो सकते हैं, यहाँ पे जो आपको सही ढंग से क्लिक कर रहा है वो यूज कर लीजिए, जवाब मिल जाएगा। वो जो सवाल आपके सामने है, और इससे पूछा गया एक साइकिल है, कर्व देख लीजिए पहले किसके बीच में, पीवी कर्व नहीं पीटी कर्व है ना, ये गलती नहीं करना, पीवी कर्व है ये, सॉरी पीटी कर्व है ये। आपको बोला गया हर एक प्रोसेस में हीट कितना सप्लाई है, वर्क डन कितना, डेल्टा यू कितना, ए बी बी सी सी डी और डी, ये चारों प्रोसेस में आप मुझे अलग अलग करके बताइए। थोड़ा टाइम ले सकता है, आप आराम से करिए, कोई दिक्कत नहीं है। है बच्चों, बनी बात। आइए अपने डिफरेंट प्रोसेस में सब में देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एबी प्रोसेस की। तो एबी प्रोसेस है क्या, इसका नाम बताओ। एबी प्रोसेस का क्या नाम है एबी प्रोसेस? एबी प्रोसेस इज आइसोथर्मल। कैसा प्रोसेस है ये? आइसोथर्मल। सही, ऐसा प्रोसेस है थर्मल। अच्छा, इसमें अगर आप वर्क डन देखेंगे, सबसे पहले क्या पूछा गया? वर्क डन पूछा गया। सबसे पहले वर्क डन देखते हैं। तो वर्क डन क्या फॉर्म होता है? nRT ln V2/V1। हमें V2 वगैरह तो गिवन ही नहीं, हमें प्रेशर गिवन है। तो आपको पता है कि P1V1 इज इक्वल टू P2V2 है। तो यहाँ से आप V2/V1 को क्या लिख सकते हैं बच्चों? दैट इज P1/P2। तो आप ऐसे लिख दीजिए, वर्क डन इज इक्वल टू nRT ln P1/P2। ठीक है, हमने एक ही एक्सप्रेशन याद किया था, कंफ्यूजन ना हो कि इसमें क्या आएगा। वॉल्यूम ऊपर V2 है, नीचे V1 आता है। ठीक है, प्रेशर उल्टा होता है। आप चाहे तो याद कर लीजिए, तो कंफ्यूज होंगे तो एक याद रखिए, फिर यहाँ पे कन्वर्ट कर लीजिए। तब देखेंगे वर्क डन। एन की वैल्यू देखिए कितनी है 2, आर को आर लिख दिया, टेम्परेचर कितना है आपके पास में T0, और एल एन P1/P2 पहले था P0 फिर बन गया 2P0। तो कितना है वर्क डन? इज इक्वल टू -2RT/ln2। नेगेटिव आना भी था। अगर आप यहाँ पे वॉल्यूम देखेंगे तो यहाँ पे वॉल्यूम है T0/P0,
किसके प्रोपोर्शनल है, वॉल्यूम टी बाई पी की प्रोपोर्शनल आएगा। तो यहाँ पे टी बाई पी नोट था, यहाँ पे टी बाई टू पी नोट है, तो वॉल्यूम घटा है, वॉल्यूम घटा तो वर्डन नेगेटिव आना चाहिए, तो वो आ भी रहा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेकंड क्या पूछ रहा है भाई साहब, सेकंड पूछ रहा है डेल्टा यू। तो अगर आप डेल्टा यू निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, ए बी प्रोसेस के लिए डेल्टा यू होता है एन सी वी डेल्टा टी की वैल्यू जीरो है, तो ये भी क्या हो गया, जीरो हो गया। ये हम ए बी प्रोसेस कर रहे हैं ना अभी। फिर अगर आप देखेंगे क्यू, तो क्यू क्या होता है, डेल्टा यू प्लस वर्क डन। तो यहाँ से क्यू की वैल्यू अगर आप देखेंगे इट इज नेगेटिव, मतलब हीट क्या हुई है, रिजेक्ट की है इसने, मतलब क्या हुआ, हीट रिजेक्ट हुआ है यहाँ पे। इतना सही था क्या, चेक कर लीजिए। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम सेकंड प्रोसेस पे चलते हैं बच्चों, दैट प्रोसेस नेम इज बीसी। अभी हम बात करते हैं बीसी प्रोसेस की। बीसी कैसा प्रोसेस है, इस प्रोसेस का नाम बता सकते हैं आप मुझे, बीसी इज आइसोबारिक, दिस इज आइसोबारिक। अच्छा, अगर आइसोबारिक प्रोसेस है तो सबसे पहले हमसे पूछा वर्क डन देख लेते हैं। वर्क डन क्या आता है आपके पास में, वर्क डन आता है यार पी डेल्टा वी। वर्क डन क्या आता है, पी डेल्टा वी, और इसको आप एन आर डेल्टा टी भी लिख सकते हैं, ये चीज समझ में आनी चाहिए, इसको एन आर डेल्टा टी भी लिख सकते हैं ऐसे। तो वर्क डन कितना आ गया, नंबर ऑफ मोल 2 आर, और टेम्परेचर का डिफरेंस कितना आ गया, टी नॉट, तो कितना आ गया, 2 आर टी नॉट आ गया वर्क डन। और वर्क डन पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है, इसे तो पॉजिटिव आ रहा है। फिर करके देखिए, तो हमेशा टी बाई पी होता है, तो यहाँ पे वॉल्यूम था टी बाई टू पी नॉट, यहाँ पे था 2 टी बाई टू पी नॉट, तो वॉल्यूम बड़ा है, वॉल्यूम बड़ा है तो वर्क डन पॉजिटिव आना चाहिए, और आ भी रहा है। डेल्टा यू का एक्सप्रेशन लिखा, डेल्टा यू होता है एन सी वी डेल्टा टी, ठीक, एन सी वी डेल्टा टी। तो एन की वैल्यू कितनी है आपके पास में 2, सी वी की वैल्यू कैसी गैस है, मोनोटोनिक 3 बाई 2 आर, और टेम्परेचर का डिफरेंस कितना है, टी नॉट, तो कितना आ गया 3 आर टी नॉट, या आपके पास में चेंज इंटरनल एनर्जी आ गया। सही। अच्छा, थर्ड अगर आप बात करेंगे क्यू की, अगर हम क्यू की बात करें तो क्यू होगा डेल्टा यू प्लस वर्क डन। नहीं तो मैं डायरेक्टली भी कर सकता था एन सी पी डेल्टा टी से, चाहूँ तो क्यू को डायरेक्टली लिख सकता हूँ एन सी पी डेल्टा टी, ऐसे भी लिख सकता हूँ, ये लो दोनों में से कुछ भी कर लीजिए। तो यहाँ से क्यू अगर मैं निकालूंगा, दोनों निकाल रखा, दैट इज 5 आर टी नॉट। क्लियर, ये आपके पास में आइसोबारिक में आया। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड प्रोसेस बच्चों क्या है आपके पास में, सीडी प्रोसेस है। थर्ड प्रोसेस इज अगेन सीडी प्रोसेस। और सीडी प्रोसेस की अगर आप बात करेंगे तो कैसा प्रोसेस है आपके पास में, आइसोथर्मल। अच्छा, आइसोथर्मल है तो इसमें वर्क डन लिख देते हैं। वर्क डन कितना आएगा, एन आर टी एल एन पी वन बाई पी टू, तो आप लिख दीजिए यहाँ पे। एन की वैल्यू क्या होगी आपके पास में 2, आर टेम्परेचर है 2 टी नॉट, 2 टी नॉट, प्रेशर कितना आ गया पी वन बाई पी टू, पी वन बाई पी टू, तो यहाँ पे 2 बन जाएगा, दिस इज बिकम 4 आर टी नॉट एल एन टू, ये आ गया आपके पास है। फिर डेल्टा यू बच्चों निकालेंगे तो जीरो आ जाएगा, बिकॉज सेम चीज आइसोथर्मल डेल्टा यू जीरो आता है, तो क्यू कितना आ गया 4 आर टी नॉट एल एन टू। क्लियर। लास्ट की अगर आप बात करेंगे प्रोसेस, कौन सा प्रोसेस बच गया, डीए प्रोसेस बच गया। तो डीए प्रोसेस में कर लेंगे अब आप खुद से। डीए प्रोसेस का मैं डाटा लिख देता हूँ कि वर्क डन अगर आप देखेंगे डीए में, तो वर्क डन आपके पास में आएगा 2 आर टी नॉट एल एन टू। डीए प्रोसेस की हम बात कर रहे हैं। वर्क डन आपके पास में, सॉरी, वर्क डन आएगा माइनस टू आर टी नॉट, ठीक है। और अगर आप बात करेंगे डेल्टा यू की तो वो आएगा -3 आर टी नॉट, और अगर आप क्यू की बात करेंगे दैट इज -5 आर टी नॉट। ये आपके पास में डीए प्रोसेस के डाटा है। हो जाएगा ये सवाल। तो बेसिक सवाल था, इसके अंदर हमने वर्क डन वगैरह और वो सब डेल्टा यू निकालना हमने सीखा है, उसको यूज किया है। बच्चों अभी हम कन्वर्जन ऑफ ग्राफ के सवाल करने वाले हैं, और इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि भाई साहब कुछ मतलब बहुत नई चीज़ सिखाने वाली है। आपने प्रोसेस सब देख लिए, आपको पता है कि हर एक प्रोसेस का ग्राफ कैसे आता है। तो आप प्रोसेस को पहले आइडेंटिफाई करिए किस तरह का प्रोसेस है, उसका वॉल्यूम देखिए। जैसे कोई भी पैरामीटर नहीं गिवन, जैसे पीटी पे क्या नहीं गिवन, वॉल्यूम नहीं गिवन, तो आप देख लीजिए कि यहाँ ए से बी जाने वॉल्यूम बढ़ रहा है कि घट रहा है, ये चेक कर लीजिए। बी से सी में वॉल्यूम क्या हो रहा है, ये सब आप चेक कर रहे हैं तो ग्राफ इजीली बन जाएगा। और ऐसा होता है ग्राफ बनाने से पहले कुछ गलत बनता है, फिर आप करने लगते हैं, फिर गलत बनता है। मतलब इस तरीके से होगा। शुरू में आपने जो लाइन बनाई वो लगा नहीं यार ये ऐसे नहीं बनेगी, बाद में रियलाइज हुआ कुछ और बनेगा, कोई दिक्कत नहीं, आप गलती करिए। एट द एंड आप फाइनल कर मुझे बताइए क्या बनना है, फिर अपने इसको देखते हैं। आपको पीवी और वीटी कर बनाना है। प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर गिवन है, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम एंड वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर बताना है।
आइए हम तो शुरुआत करते हैं, पीवी कर्व बना के देखते हैं। पहले मैं भी एज ए स्टूडेंट बनाऊंगा ना, मुझे जो रहेगा, जो बच्चों को फील आता है अपने वैसे डिट्टो करेंगे। यहाँ पे हमने पीवी कर्व बनाया और ये खेल की तरह है ना आपके पास में। अब सबसे पहले एक स्टेप पकड़ लीजिए, ए बी स्टेप को पकड़ लेते हैं। ए बी कैसा दिखाई दे रहा है बताइए। ए बी में आपको समझ में आ रहा है, ए बी कर्व के लिए पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। ऐसा कब होता है जब वॉल्यूम क्या रहता है आपके पास में, कांस्टेंट। मतलब ए से बी कैसा है आपके पास में, आइसोकोरिक है। आइसोकोरिक ऐसे कोरिक लाइन बना दो, ये जो आइसोकोरिक ऐसे कहीं पे लाइन बना दो, ऊपर नीचे कहीं भी होगी, यहाँ पे लाइन बना दो। ठीक, समझ में आ गई। अब कैसे पता करूँ ये ए वाला पॉइंट नीचे वाला है कि बी नीचे वाला है, तो समझ में आएगा प्रेशर कहाँ पे ज्यादा है, ए पे ज्यादा है कि बी पे ज्यादा है। बी पे ज्यादा है तो आप बोलेंगे सर जी नीचे वाला ए होगा, ये वाला बी होगा। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं, लॉजिक है इसमें, पजल टाइप है। और ए से बी कर्व जा रहा है वो गिवन है, सही। अब पता नहीं बाकी ग्राफ इसके इधर आएगा कि इधर आएगा, वो देखना पड़ेगा, इसलिए बीच में बना दिया, उस तरफ उधर बना दूंगा, इधर आएगा तो इधर बना दूंगा, ठीक है। अब हम चलते हैं कर्व बी से सी में। बी से सी कैसा कर्व है बताओ। बी से सी आइसोथर्मल है। आइसोथर्मल में कैसा कर्व बनता है, हाइपरबोला बनता है। कैसा बनता है, हाइपरबोला। तो ऐसे करके डांस करता हुआ बनेगा, या तो हाइपरबोला कुछ यहाँ बनेगा या फिर कुछ यहाँ बनेगा, पता नहीं कहाँ बनेगा। अब दोनों डाउट आ गया भाई साहब, बी से सी या तो हाइपरबोला ऐसा बनेगा या फिर ऐसा बनेगा, कैसे चेक करूं। तो वॉल्यूम पे डिपेंडेंट है कहानी। कहानी किस पे डिपेंड है, वॉल्यूम पे। बिकॉज अब बी से सी कुछ ऐसा भी हाइपरबोला बन सकता है, मे बी ऐसा ही बन जाए, पता नहीं कौन सा बनेगा। अब किस पे डिपेंड है, वॉल्यूम पे डिपेंडेंट है। वॉल्यूम बढ़ रहा है घट रहा है वो चेक करते हैं। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे वॉल्यूम कितना होता है, वॉल्यूम किसके प्रोपोर्शनल है आपके पास, बी से सी में। अगर आप चाहें पीवी इज इक्वल टू एनआरटी है, तो टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो पीवी कांस्टेंट हो गया आपके पास। पीवी कांस्टेंट मतलब जहां पे प्रेशर ज्यादा है वहां पे वॉल्यूम कम है, जहां प्रेशर ज्यादा है वहां पे वॉल्यूम कम है। तो आप क्या बोलेंगे, वॉल्यूम एट सी इज लेसर देन वॉल्यूम एट बी। तो सी पे वॉल्यूम बी से कम होना चाहिए, मतलब ये वाला कर्व नहीं बनेगा, ये वाला कर्व नहीं बनेगा। कैसा कर्व बनेगा, इस तरफ कर्व बनेगा। बना दो, ये तो बना दिया, ठीक है। इस वाले प्रोसेस का नाम क्या हो गया, यहाँ पे सी हो गया। आगे बढ़ते हैं भाई साहब। अब हम चलते हैं सी से डी। सी से डी में अगर आप जाएंगे तो कैसा प्रोसेस, आइसोबारिक। आइसोबारिक, आइसोबारिक मतलब प्रेशर कांस्टेंट। सी से डी चले थे ना, प्रेशर कांस्टेंट। ठीक है जी, प्रेशर कांस्टेंट। तो प्रेशर कांस्टेंट मतलब ऐसे भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है कर्व। ये सी से डी इधर भी जा सकते हैं, इधर भी जा सकते हैं। कैसे पता लगेगा कहाँ जाएगा, तो वॉल्यूम से पूछते हैं, वॉल्यूम क्या बोल रहा है। अगर आप देखें सी से डी में, तो वॉल्यूम क्या होगा, प्रेशर कांस्टेंट है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी हो गया। प्रेशर कांस्टेंट है तो जहां पे टेम्परेचर ज्यादा वहां पे वॉल्यूम ज्यादा। तो सी पे वॉल्यूम ज्यादा था तो डी पे कम होगा, सी पे वॉल्यूम ज्यादा है एज कम्पेयर टू डी। मतलब कर्व किस तरफ जाएगा, इस तरफ जाएगा। ऐसे आपने बना दिया, इधर इधर जाएगा ऐसे, ठीक। इस वाले बन का नाम क्या होगा, डी। अब मुझे थोड़ा उधर रखना चाहिए था कर्व, और कोई बात नहीं, अभी रफ बन गया, फिर बाद में फेयर कर देंगे इसको। समझ में आ गया। पीवी थोड़ा इधर बनाया तो, ये लो ऐसे बनाया तो, अपना घर का ही है, क्या दिक्कत है। पीवी ठीक है, सी से डी। और बड़ा करना है, ये और बड़ा कर लो। अब देखिए डी से ए। डी से ए कैसा है, आइसोथर्मल। अब आइसोथर्मल है तो वापिस पैराबोला बनेगा, सॉरी हाइपरबोला बनेगा। तो हाइपरबोला बनेगा तो पता है हाइपरबोला ए को जोड़ना है तो ऐसे ही बनेगा। तो ये कर्व बन गया आपके पास, क्लियर। तो खेल है ये, इसमें ऐसा नहीं भाई सब कोई रॉकेट साइंस है, खेल की तरह ही है। आप खेल खेलते रहिए, बात बनती रहेगी, क्लियर। ये था बच्चों आपके पास में पीवी कर्व। अभी अगर हम चले वीटी कर्व के ऊपर, तो वीटी कर्व देखते हैं, ये वी वर्सेस टी कर्व। कहाँ से चले, ए से बी चलते हैं पहले। ए से बी क्या है आपके पास में, ए से बी हमें समझ में आया था आइसोकोरिक है, तो वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। या तो ऊपर के डंडा में नीचे बनेगा, यहाँ बीच में से कहीं बना देता हूँ ऐसे यहाँ पे। अब मुझे पता नहीं ऊपर बनेगा नीचे बनेगा, समझ में नहीं आया, देखेंगे। अब ये ए कौन सा है, बी कौन सा है। तो जहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा है वो बी है, तो ये वाला पॉइंट क्या हो गया आपके पास में, बी हो गया। और ये वाला पॉइंट क्या हो गया, ए हो गया। इतना हो गया। अब चलते हैं आगे। अब हम चलते हैं बी से सी में। बी से सी कैसा है, आइसोथर्मल। आइसोथर्मल है तो वॉल्यूम पे क्या फर्क पड़ रहा है। आइसोथर्मल है मतलब लाइन तो ऐसी बनेगी, या तो ऊपर या फिर नीचे। आइसोथर्मल मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट है, लाइन या ऐसे लाइन बनेगी, या तो ऊपर या फिर नीचे। कैसे चेक करूं, वॉल्यूम से पूछता हूं। तो वॉल्यूम और सी और बी में से किसका वॉल्यूम ज्यादा है, सी का वॉल्यूम, बी का वॉल्यूम ज्यादा है, मतलब नीचे जाएगा कर्व। यहाँ पे सी बना दिया, ये तो आसान लग रहा है यार। आगे बढ़ते हैं। फिर हमने बात की सी से डी में। सी से डी कहाँ है, ये रहा, आइसोबारिक है। आइसोबारिक है, आइसोबारिक कैसे बनता है, वीटी कर्व में आइसोबारिक कैसे बनेगा कि ये ओरिजिन से पास होगा, ऐसे ऐसे ओरिजिन से पास होगा। तो हमने बोला ऐसे एक लाइन बनेगी ऐसे इसके ऊपर, या तो इधर बनेगी या तो उधर बनेगी। टेम्परेचर देखते हैं तो टेम्परेचर कम हो रहा है, टेम्परेचर कम हो रहा है तो इस तरफ जाएगा, ऐसे कर्व ऐसे जाएगा, इस तरफ कुछ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। डी से ए कैसा है, आइसोथर्मल है। आइसोथर्मल है कि इसकी जस्ट नीचे तक लाके रोक दो और यहाँ पे ऐसे बना दो।
समझ में आ गई मेरी बात? आसान है। तो अगर आप ढंग से एक एक को देखेंगे भाई साहब ये कैसा प्रोसेस है, ये कैसा प्रोसेस है, तो आप फंसेंगे नहीं, इजीली आप करके निकल जाएंगे। एक और सवाल देखेंगे ना इसका। बच्चों अगेन आपके पास में ग्राफ कन्वर्जन का सवाल है, आपको पीटी कर्व दिखाया गया है, आपसे पूछा गया बताइए पीवी कर्व और वीटी कर्व कैसा बनेगा। अगेन खेल की तरह है, आप एक ही प्रोसेस का नाम लिखिए, कैसा प्रोसेस है, एनालाइज कीजिए। स्टार्टिंग में थोड़ी बहुत गलतियां भी होगी, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आप समझ आएगा, इधर बनाऊंगे दोनों तरफ बना दे, लास्ट में बिठा देना, ठीक। हाँ भी देखिए, सबसे पहले तो चलते पीवी कर्व के ऊपर। तो मैंने यहाँ पे पी वर्सेस वी बना दिया, पी वर्सेस वी। हम हर एक स्टेप को एनालाइज करेंगे। सबसे पहले मैंने देखा ए बी कैसा है आपके पास में, ए बी प्रोसेस को देखा। ए बी कैसा है, आइसोथर्मल, आइसोथर्मल। अच्छा आइसोथर्मल है तो किसका वॉल्यूम बताते हैं, थोड़ा वॉल्यूम चेक कर लेते हैं। आइसोथर्मल है तो पी वी इज इक्वल टू एन आर टी है, टेम्परेचर तो कॉन्स्टेंट हो गया, जिसका प्रेशर ज़्यादा उसका वॉल्यूम कम है, मतलब वॉल्यूम एट ए इज ग्रेटर देन वॉल्यूम एट बी। ठीक, तो आप बना दीजिए भाई साहब, क्या होता है हाइपरबोला होता है, ऐसे बना दीजिए, यहाँ पे हाइपरबोला ये ऐसे बना दो। किसका वॉल्यूम ज़्यादा रखना है, ए का वॉल्यूम ज़्यादा है, तो यहाँ पे ये वाला ए हो गया, ये वाला बी हो गया। कर्व कहाँ से कहाँ जा रहा है, ए से बी, तो ऐसा बना दिया, यहाँ तक सही। ठीक, अब पता नहीं ग्राफ उस तरफ बनेगा, इस तरफ देखेंगे। हमने एक बना लिया। अब हम चलते हैं बच्चों बी से सी। बी से सी कैसा है, आइसोबारिक, आइसोबारिक। अच्छा आइसोबारिक का मतलब प्रेशर कांस्टेंट है और वॉल्यूम। अब आइसोबारिक का प्रेशर कांस्टेंट मतलब लाइन ऐसी बनेगी, या तो इधर बनेगी या फिर स्ट्रेट लाइन बनेगी, या तो उधर या फिर इधर। देखेंगे कैसे बनेगी, वॉल्यूम समझ में आएगा। तो आइसोबारिक है तो आप बोलते हैं पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। तो ये तो कांस्टेंट हो गया आपके पास, तो जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है वहाँ पे वॉल्यूम ज़्यादा है, तो आप क्या बोलेंगे, वॉल्यूम ऑफ सी इज ग्रेटर देन वॉल्यूम एट बी। वॉल्यूम एट सी इज ग्रेटर देन वॉल्यूम एट बी, तो क्या बनेगा, सी किस तरफ बनेगा, उस तरफ जाएगा, ऐसा बनेगा कर्व। यहाँ पे इस कर्व का नाम, इस पॉइंट का नाम हो गया सी कुछ, ठीक है, ऐसे बना दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे बढ़ते हैं, अब चलते हैं सी से डी। सी से डी अगर आप चेक करेंगे तो बच्चों ये कैसा है, आइसोथर्मल। अब आइसोथर्मल है तो अगेन हाइपरबोला बनेगा। ऊपर नीचे कैसे बनेगा, तो क्या होगा, तो वॉल्यूम के बारे में चर्चा करते हैं। तो वॉल्यूम के बारे में चर्चा करेंगे तो पी वी इज इक्वल टू एन आर टी है, टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है, तो पी और वी कॉन्स्टेंट है। तो जहाँ पे प्रेशर ज़्यादा वहाँ वॉल्यूम कम, जहाँ पे वॉल्यूम कम वहाँ प्रेशर ज़्यादा। तो आपको समझ में आ रहा है, तो यहाँ पे वॉल्यूम कम होगा, यहाँ वॉल्यूम ज़्यादा होगा, तो वॉल्यूम एट डी इज ग्रेटर देन वॉल्यूम एट सी। कितना सही है, वॉल्यूम एट डी इज ग्रेटर देन वॉल्यूम एट सी। तो कैसा बनेगा, कुछ इधर बनेगा, ये इधर इधर क्यों नहीं बना, बिकॉज वॉल्यूम बढ़ाना है, तो ऐसा बन गया आपके पास में, ठीक है। फिर डी से ए अगेन आइसोबारिक है, तो आप फिर इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, डायरेक्टली हो जाएगा ऐसा, ऐसा कर बन गया। देखिए अब मुझे आइडिया नहीं था कैसा बनेगा, इस वजह से ग्राफ उस तरफ चला गया थोड़ा पीवी कर्व में, समझ में आ रही है ये बात। तो ऐसे खेल की तरह है, आप एक स्टेप को समझिए, वॉल्यूम देख, आप अगर ये लिख लेंगे भी क्या हो रहा है, प्रोसेस का नाम लिख लीजिए, जैसा कर्व पता होना चाहिए, फिर ये देखिए वॉल्यूम पे क्या फर्क पड़ रहा है। जो भी दो पैरामीटर गिवन है, पीटी गिवन है तो वॉल्यूम देख लीजिए, वीटी गिवन है तो प्रेशर देख लीजिए, तो इजीली बन जाएगा कर्व ना। इसको पीवी को इधर बनाए, थोड़ा सा पी को इधर लिख देते हैं, वी को इधर, अच्छा दिखेगा थोड़ा। प्रेशर हो गया, यहाँ पे वॉल्यूम। ये फैसिलिटी आपके पास नहीं है मिटाने वाली, अपने पास है। फिर अगर आपने नेक्स्ट देखें दैट इज वीटी कर्व। वीटी कर्व कैसे बनाए हमने, अगेन वी और टी को यहाँ पे लिख लिया, यहाँ पे टेम्परेचर है, यहाँ पे कुछ वॉल्यूम है। अब अगर आप देखेंगे
कैसे करें, डी से ए अगर आप जा रहे हैं, सबसे पहले इसमें चलते हैं, ए से बी चलते हैं। ए से बी क्या है आपके पास में, आइसोथर्मल है। आइसोथर्मल तो स्ट्रेट लाइन बना दो। आइसोथर्मल कैसे होगी, ऐसे आइसोथर्मल होगा तो ऐसा रहेगा ना, ऐसा बना दो आप। अब उधर ना चला जाएगा, आप थोड़ा बीच में बना देता हूँ, यहाँ बना दिया ऐसे ना, यहाँ पे। और अप्रेट और यहाँ पे सॉरी दिस इज वीटी कर्व है ना, वी आएगा यहाँ पे, ठीक है। अब आप बताइए वॉल्यूम ए और बी में से किसका वॉल्यूम ज़्यादा, ए और बी में से किसका वॉल्यूम ज़्यादा, ए का वॉल्यूम ज़्यादा। तो आप बोलेंगे सर जी ये वाला पॉइंट कुछ ए है और ये वाला पॉइंट कुछ बी है। क्लियर, सही। अब आगे बढ़ते हैं बी से सी में। बी से सी अगर हम देखें तो आइसोबारिक है। अब आइसोबारिक कर्व क्या होता है, तो वीटी के ओरिजिन से पास होगा। तो अगर आप देखेंगे तो ऐसा कुछ यहाँ से पास होगा ऐसे। अब या तो इधर जाएगा फिर इधर जाएगा, देखते हैं किधर जाएगा, ऐसे इस वाली लाइन पे रहेगा वो। तो यार अगर हम यहाँ पे चेक करें, बी से सी हमें जाना है, आइसोबारिक प्रोसेस है, तो आपके पास सी का वॉल्यूम ज़्यादा है, सी का वॉल्यूम ज़्यादा है, तो कर्व किस तरफ जाएगा, इस तरफ जाएगा। क्योंकि अगर इधर जाता तो वॉल्यूम कम हो जाता। तो ये वाला पॉइंट क्या बन गया, ए से बी, सॉरी बी से आगे बनाता ना कर्व, सॉरी इसके आगे कर्व क्या, बी से शुरू होना है, तो यहाँ पे ऐसे बनेगा, ऐसा बना दिया, ठीक है। अब सी पॉइंट यहाँ से शुरू होगा कर्व, सी पॉइंट का वॉल्यूम आपके पास में क्या है, ज़्यादा है, तो ऐसा बनेगा ये, इसका नाम कुछ सी रख दो। फिर आगे बढ़ते हैं। अगर आप बात करेंगे सी डी कर्व की, तो सी डी कर्व कैसा है, आइसोबारिक है, आइसोबारिक है, ठीक है। तो ऐसे लाइन बननी है आपके पास में, ऊपर बनेगी नीचे बनेगी, समझ में आ रहा है। डी का वॉल्यूम ज़्यादा है, डी का वॉल्यूम ज़्यादा, तो ऊपर बनाना पड़ेगा, ऐसे ऐसे बना दिया आपने। और फिर अगर आप डी से ए देख रहे हैं तो अगेन आइसोबारिक है, तो अब की बार ऐसे ओरिजिन से पास बनेगा, ऐसा कर बन जाएगा। समझ में आ रही है बात। तो आसान रहता है बच्चों, खेल की तरह है, आप इजीली कर सकते हैं। इसीलिए राष्ट्र में पहले करवाया नहीं, मतलब स्टार्टिंग में केटीजी में कराया जा सकता था, पर ये खेल है और सब आप देख लेंगे सब कर उसको, तो इजीली हो जाता है, इसी राष्ट्र में करवाया। ठीक है बच्चों, तो इस लेक्चर को, इस चैप्टर को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आपका चैप्टर खत्म हो गया, मुस्कुराइए, और जितना भी होमवर्क है आप सही ढंग से कर दीजिए। कोई डाउट्स वगैरह हो तो रिस्पेक्टिव टीचर से आप डिस्कस कर सकते हैं। ओके बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।